हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के अगले टॉपिक को। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी और टॉपिक का नाम है खलील की उलझन। भैया कैसा नाम है, यहाँ पर सत्ता की साझेदारी है, ये खलील की उलझन है। खलील क्या है? खलील एक व्यक्ति का नाम है। जी हाँ, अब खलील की उलझन क्या होती है? तो सत्ता की साझेदारी को लेके ही खलील नाम के व्यक्ति की एक उलझन उत्पन्न होती है। कैसे होती है कहानी के माध्यम से समझेंगे। यानी कि आज का जो सेशन है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? एक कहानी पर। अभी तक आपको सत्ता की साझेदारी के बारे में काफी सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है एक कहानी की। उस कहानी के जरिए जो भी आपके डाउट होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, तो आप सभी रेडी हैं कहानी सुनने के लिए? जल्दी बताएं, आप सभी रेडी हैं? यस और नो तेजी से कमेंट करके बताना है। और हाँ भाई, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध कराता है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। ऑलराइट, और हमारे पास आपके लिए ई बुक्स नोट्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी खलील की उलझन, सत्ता की साझेदारी को लेके। तो सभी रेडी हैं? चलिए सुनते हैं, जानते हैं कौन है खलील और क्या है उसकी उलझन। ठीक है, तो आप सब ये बात बताओ, विक्रम वेताल को तो सभी जानते हैं कि नहीं? विक्रम वेताल की कहानियां भी सुनी होंगी, कॉमिक्स भी पढ़ी होंगी, ठीक है। आपने टीवी में भी देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। वैसे आप नए जनरेशन के बच्चे हैं तो विक्रम बेताल की कहानी हो सकता है कि ना भी सुनी हो, कॉमिक्स ना पढ़ी हो। कॉमिक्स तो जानते हैं ना आप सभी। कॉमिक्स देखो एक ऐसी किताब होती है जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स में कहानी लिखी होती है, ठीक है। उस कहानी को ब्लॉक में डिवाइड करके और इमेज के साथ वो कहानी दिखाई जाती है। जो डायलॉग होता है उसी तरीके की इमेज होती है। जैसे अपन मूवी देखते हैं ना, ठीक है, मूवी देखते हैं, मूवी में हर चीज दिखाई देती है, ठीक है। तो वही चीज आपको एक कॉमिक्स के फॉर्म में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। उसमें हर एक इमेज के साथ उसमें जो बात कही गई है वो लिखी होती है। तो विक्रम वेताल की कहानी अगर आपने ना सुनी हो तो कोशिश करना इंटरनेट पर फाइंड करना, आपको सारी जानकारी वहां भी मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी खलील की उलझन। अब विक्रम वेताल कहाँ से आए? तो भाई ये दोनों ही उस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखें, जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था, ठीक है, और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था, ठीक है। और हमेशा की तरह इस बार भी ये सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी शुरू कर दी, ठीक है। एक व्यक्ति है विक्रम नाम का और एक है बेताल नाम का। विक्रम बाइक चला रहा है, रात का समय है, वो अपना सफर तय कर रहे हैं। बेताल पीछे बैठा है, ठीक है, उसकी पीठ पर बैठा है और बेताल ये सोचकर विक्रम को कहानी सुना रहा है कि कहीं विक्रम को बाइक चलाते चलाते नींद ना आ जाए, ठीक है। अब आप अगर कहानी सुन रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो भैया आपको नींद नहीं आएगी, और अगर बाइक चलाते चलाते कहीं आपकी झपकी लग गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए उससे बचने के लिए बेताल विक्रम को कहानी सुना रहा है। अब कहानी क्या है वो सुनते हैं। विक्रम बेताल की बात तो हो गई, विक्रम बेताल को क्या कहानी सुनाता है वो कहानी अब मैं आपको सुनाती हूँ। ऑलराइट, तो इमेजिन कर लो कि एक व्यक्ति बाइक चला रहा है, एक व्यक्ति उसके पीछे पीठ पर बैठा हुआ है और वो उसको कहानी सुना रहा है। ऑलराइट, इमेजिन कर लिया, पूरा इमेजिनेशन आप करेंगे, बहुत मजा आएगा कहानी में, ठीक है। जैसे जैसे कहानी मैं आपको सुनाती जाऊंगी वैसा वैसा इमेजिनेशन आपके माइंड में जनरेट होना चाहिए। सभी रेडी हैं? सबको बुला लो कि कहानी शुरू हो गई, आज मैं आपको कहानी सुना रही हैं, तो तेजी से सबको बुला लो, ठीक है। तो अब
अपन बात करेंगे किस शहर की? विक्रम बेताल को कहानी सुना रहा है, सॉरी, बेताल विक्रम को कहानी सुना रहा है बेरूत शहर की। अब बेरूत कहाँ है? बेरूत लेबनान। कहाँ है? लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक है, लेबनान जो है देश का नाम है, बेरूत जो है उसकी राजधानी है। ठीक है, तो बेरूत शहर में, अब ध्यान से सुनना, इमेजिन करना कि विक्रम को बेताल किस तरीके से कहानी सुना रहा है। तो बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी था। ठीक है, बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था और उसके माँ बाप जो है अलग अलग समुदाय के थे। ठीक है, खलील नाम का एक बच्चा है और उसके मम्मी और पापा जो हैं, उसके माँ और पिताजी यानी कि माँ और बाप है, दोनों अलग अलग कम्युनिटी के हैं। समुदाय यानी कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी के हैं। ठीक है, अलग अलग समुदाय के हैं। अब उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, यानी कि ये समझ लो उसके पिता क्रिश्चियन थे। ऑर्थोडॉक्स ईसाई थोड़ा आपको कठिन शब्द हो जाएगा, आप ये समझ लो कि उसके खलील के जो पापा थे वो ईसाई थे और माँ कौन थी? माँ थी सुन्नी मुसलमान, यानी कि माँ मुस्लिम थी। बस आप इतना याद रखो कि एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है। ठीक है, अब अलग अलग समुदाय हो गए ना, तो आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं। हाँ, फिर लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। अब वहां पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहा ही करते थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक ही जगह में रह रहे हों तो लड़ाइयां तो होंगी ही। ठीक है, क्यों होंगी? क्योंकि मान लो सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, सबका समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और लेबनान की राजधानी जो बेरूत है वहां भी बस जाया करते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल भी होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। साथ रहते थे, सब कुछ होता था, मेल मिलाप भी होता था, लेकिन जब गृह युद्ध की बात आती थी वहां पर कोई बड़ा दंगा होता था। ठीक है, बराबरी को लेके समानता को लेके, इक्वालिटी को लेके, तो वे एक दूसरे से लड़ने भी लगते थे। और खलील के एक चाचा थे, वो ऐसी ही लड़ाई में मारे गए थे। जब वहां पर गृह युद्ध हुआ लेबनान में तो खलील के चाचा उसमें मारे भी गए थे। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब देखो आगे की कहानी में क्या सुनने को मिलता है हमें। तो जैसे ही गृह युद्ध समाप्त होता है तो गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता मिलकर साथ बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। जब लेबनान के नेताओं ने देखा कि भाई यहाँ तो गृह युद्ध हो रहा है, लोग परेशान हैं क्योंकि सत्ता की साझेदारी नहीं है, सत्ता में सभी का बंटवारा है नहीं, ठीक है, सभी की हिस्सेदारी नहीं है, सभी परेशान हैं, तो अब इस गृह युद्ध जैसी समस्या से हमें निपटना पड़ेगा। तो सारे नेता बैठे और अलग अलग समुदायों के बीच, जितने भी समुदाय वहां पर लेबनान में रह रहे थे, उन सारी कम्युनिटी के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियम बनाए, बेसिक रूल्स बनाए और उस पर सभी सहमत भी हुए। फिर इन नियमों के अनुसार यह तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। ठीक है, अब जो नियम उन्होंने डिसाइड करे, उन नियमों के अनुसार उन्होंने क्या तय किया? लेबनान के नेताओं ने यह तय किया कि देश का राष्ट्रपति जो है कोई मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। यानी कि अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग पद इन्होंने तय कर दिए। कैसे कैसे कर दिए? जैसे कि देश का राष्ट्रपति किसे बनाया गया? मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक को बनाया गया, यानी कि क्रिश्चियन को जो है राष्ट्रपति बनाया गया, वो भी किसका? मैरोनाइट कम्युनिटी का। फिर सुन्नी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, उप प्रधानमंत्री का पद किसको दिया? ऑर्थोडॉक्स ईसाई को दिया। ठीक है, और संसद के अध्यक्ष का पद किसे दिया? शिया मुसलमान को दिया। यानी कि बेसिकली हम देखते हैं कि लेबनान में हमें दो संप्रदाय दिखाई देते हैं, दो कम्युनिटी दिखाई देती हैं, एक तो क्रिश्चियन यानी कि ईसाई और एक मुसलमान। अब क्रिश्चियन भी वहां पर किस किस कैटेगरी में बटे हुए थे? एक तो बटे हुए थे मैरोनाइट में और एक बटे हुए थे ऑर्थोडॉक्स में। ठीक है, और मुसलमान किस में बटे हुए थे? सुन्नी और शिया में।
ठीक है, तो सुन्नी शिया मुसलमानों को भी अलग अलग पद दे दिया, ऑर्थोडॉक्स और मैरोनाइट क्रिश्चियंस को भी अलग अलग पद दे दिया। ठीक है, इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो ये समझौता हुआ है, तो इस समझौते के बाद से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ईसाई जो है, वो फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हो गए, क्योंकि जब तक ईसाई और मुसलमानों के बीच में और उनके अंदर भी जो पंथ थे, ठीक है, उनके बीच में सत्ता का बंटवारा नहीं था, तब तक ये दोनों क्या करते थे, ईसाई लोग जो है फ्रांस से संरक्षण की डिमांड करते थे। उसी के बाजू में जो देश है कि भाई हमें संरक्षण चाहिए है, आप हमें संरक्षण दो, हमें प्रोटेक्शन दो। ठीक है, और मुसलमान किससे मदद मांगते थे, बाजू में ही सीरिया से मदद मांगते थे। ठीक है, लेकिन जब ये समझौता किया गया लेबनान में, यानी कि क्रिश्चियन में भी ऑर्थोडॉक्स और मैरोनाइट, ठीक है, दोनों ही कम्युनिटी को अलग अलग पद दिए गए और मुसलमान में भी सुन्नी और शिया मुसलमान को भी पद दिए गए। तो उसके बाद ये भी निर्धारित किया लेबनान के नेताओं ने कि अब कोई फ्रांस या सीरिया से संरक्षण की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि यहीं पर हमने आपके लिए अच्छे से व्यवस्था कर दी है। ठीक है, फिर आपको दूसरे देश से मदद मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, फिर जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच, हाँ जी, तो जब ईसाई और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था, तब उस देश में दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। लेबनान में जब ईसाई और मुसलमानों के लिए अलग अलग पद दे दिए गए, तब आबादी दोनों की लगभग बराबर थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे थे। जब ये डिसाइड हुआ कि सभी के लिए बराबरी से अलग अलग पद दे दिए गए हैं, तब मुसलमान और ईसाइयों की आबादी लेबनान में बराबर थी, लेकिन कुछ समय बाद जो है मुसलमान जो है बहुमत में आ गए, उन्हें मेजॉरिटी मिल गई। उसके बाद भी दोनों पक्ष, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों पक्ष उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे थे। ऑल राइट, क्लियर, यानी कि अभी तक सब चीजें सही चल रही थी लेबनान में। फिर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। ठीक है, सो तो नहीं गए ना आप सभी, जाग रहे हो, क्योंकि बेताल कहानी क्यों सुना रहा था विक्रम को, कि उसको नींद ना लगे। आपको कहानी क्यों सुनाई जा रही है, ताकि आपका मन पढ़ाई में लगे और कहानी के माध्यम से आप हर चीज को समझ जाओ। ठीक है, तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए, यहां वे रुक सकते थे। कौन, मुसलमान और ईसाई? नहीं, विक्रम और बेताल। क्योंकि कहानी कौन किसको सुना रहा है, बेताल विक्रम को सुना रहा है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी और वो विक्रम बेताल बाइक से यात्रा कर रहे थे, तो कहां पहुंच गए, वो टीवी टावर के पास पहुंच गए, यहां वे रुक भी सकते थे। तो बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। बेताल ने क्या किया कि भाई जल्दी जल्दी कहानी खत्म कर दो, फिर उसके बाद विक्रम से सवाल पूछता हूं। तो उसने जल्दी से कहानी अपनी खत्म करी और विक्रम से सवाल पूछा। क्या पूछा कि अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता, ठीक है, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता, तो आप क्या करते? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको कहानी सुना रही हूं और इतनी सारी कहानी मैंने आपको लेबनान के बारे में सुना दी, वहां पर किस तरीके से सत्ता में साझेदारी करी गई थी ईसाई और मुसलमानों के बीच में। लेकिन अगर आपको लेबनान का संविधान लिखने का अधिकार दे दिया जाए या लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार दे दिया जाए, तो आप क्या करते? सोचो, आप क्या करते? जल्दी से मुझे कॉमेंट करके भी बताना है। ठीक है, तो अब विक्रम से बेताल पूछ रहा है कि अगर तुमको फिर से कानून लिखने का अधिकार दे दें हम लेबनान का, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या कुछ नया करते? जैसी व्यवस्था चल रही थी वैसे ही चलने देते या फिर कुछ नया करते? ठीक है, तो बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। ठीक है, अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते, तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
ठीक है, बेताल ने विक्रम से क्या कहा कि भाई तुम्हें जवाब देना होगा इस बात का, किस बात का, कि अगर तुमको लेबनान का कानून लिखने का अधिकार दिया जाए तो तुम क्या करोगे? जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी वो वैसे ही व्यवस्था चलाते या फिर कुछ नई चीज लेके आते? ठीक है, तो विक्रम से बेताल ने क्या कहा कि अगर आप नहीं बताते हो, मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूं, अगर आप नहीं बताते हो तो आगे जाके आपकी बाइक जाम हो जाएगी, ठीक है, और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टीवी टावर के पास वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मैं भी आपसे बोलती हूं कि अगर आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, किस सवाल का, कि अगर आपको लेबनान का कानून लिखने का अधिकार दिया जाए तो आप क्या करोगे, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए जब वहां पे अलग अलग समुदाय हैं, तो अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं आपको अगला लेक्चर नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबको जवाब देना है। ठीक है, तो क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? बताओ, जो सवाल बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या आप विक्रम की मदद कर सकते हो? जल्दी बताओ। इतनी सारी कहानी मैंने आपको बताई, ठीक है, कि किस तरीके से वहां पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, उनमें गृह युद्ध होता रहता था, फिर लेबनान के नेता बैठे और हर एक कम्युनिटी को, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी हो, चाहे मैरोनाइट कम्युनिटी हो क्रिश्चियंस में, या सुन्नी मुसलमान हो या शिया मुसलमान हो, सब में बराबर पद का बंटवारा कर दिया है। ठीक है, फिर एक समय बाद बहुमत में मुसलमान आ चुके हैं, फिर भी तब भी वहां पर वैसी व्यवस्था चल रही है, अच्छे से चल रही है। लेकिन अगर आपको लेबनान का कानून लिखने का मौका दिया जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप विक्रम की मदद करोगे इस सवाल में? जल्दी से विक्रम की मदद करनी है इस सवाल के उत्तर में कमेंट में लिख के। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑलराइट, क्लियर है? तो अब बताओ भाई, क्या करोगे? क्या होना चाहिए? जो समुदाय आधारित सत्ता का बंटवारा किया गया है कि हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर एक समुदाय का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए, ऐसा जरूरी है। ठीक है, चाहे कोई भी बहुमत में आ जाए, चाहे कोई अल्पमत में रहे। ठीक है, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उस रेशियो में सबका समान रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मेरी राय तो ये है। अब आपकी राय क्या है? आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। और कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको सवाल दिया गया है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस कहानी के माध्यम से सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और किस तरीके से सत्ता में साझेदारी को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से देश में गृह युद्ध होने से बचाया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? चलिए, तो कहानी यहीं पर खत्म होती है, ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन चैप्टर अभी बाकी है। ठीक है, चैप्टर अभी बाकी है, एक और टॉपिक बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी। और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।